दिव्यांश, आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। और बेटा अभी हम लोग चर्चा करने वाले उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय के बारे में। देखो बेटा, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी तरह की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बेटा एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले चीज, आपको किसी भी चीज की तैयारी करनी है, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो पहले उस टॉपिक से डिटेल टॉपिक्स को पढ़िए। डिटेल टॉपिक्स को पढ़ने के बाद उसके आप एमसीक्यूज को पढ़िए। जो एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए, जो पहले एग्जाम्स में आए हैं, भविष्य में आने की संभावना है, लगातार पैटर्न चेंज हो रहे हैं, उस आधार पर बनाए गए हैं। उसके बाद बेटा आप लोगों को उसी सेशन से संबंधित जो एमसीक्यूज लगाए हैं, ये बात तो बेटा सत्य है कि आप लोगों के किसी के 40% आएंगे, किसी के 70% आएंगे, किसी के 90% आएंगे, किसी के भी बेटा 100 में 100 मार्क्स नहीं आएंगे। तो जो भी टॉपिक्स गलत हुए, उन्हीं टॉपिक्स को फिर बेटा डिटेल एनालिटिक्स कीजिए। डिटेल एनालिटिक्स करने के बाद फिर से आप उस टॉपिक का रिवीजन करिए। ब्रह्मास्त्र बैच में 3 तरह क्लास है, एक बेटा समग्र अध्ययन, जिलावार अध्ययन, ग्राम समाज। समग्र अध्ययन क्या है? जहां पे उत्तर प्रदेश के डिटेल टॉपिक्स को कवर करते हैं। यहां पे बेटा एक एक टॉपिक्स को डिटेल में एनालिटिक्स के पढ़ा जाएगा। एआई की भी मदद ली गई है और हमने भी कराया है। फिर इसकी डिटेल क्लास होगी। डिटेल क्लास के बाद आप लोगों को इसके एमसीक्यूज मिलेंगे, आप लोग खुद एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। फिर बेटा एमसीक्यूज का बेटा एनालिटिक्स होगा। एनालिटिक्स के बाद आप दोबारा रिवीजन करेंगे। नोट्स तो मैं प्रोवाइड करूंगा। देखो बेटा यहाँ क्या क्या विस्तृत वीडियो क्लास, 15,000 से ज्यादा एमसीक्यूज, परीक्षा उन्मुख तैयारी होगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, कहीं भी कहीं से पढ़ सकते हैं इस तरह के एक्सेस। जिलावार में क्या है? उत्तर प्रदेश के एक एक जिले का बेटा पोस्टमार्टम करते चलेंगे, हर जिले के बारे में समझ प्रावधान, ताकि जिले से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपकी नजरों से बाहर न जाए। फिर बेटा ग्राम समाज के बारे में, उत्तर प्रदेश का ग्राम समाज कुछ एग्जाम्स में आता है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा सेशन आप लोगों को मात्र 999 में दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप शुरुआत के 100 स्टूडेंट्स होते हैं, आगामी 100 विद्यार्थियों के लिए, पहले ये बेटा 50 के लिए था, केवल आगामी 100 विद्यार्थियों के लिए बेटा आप लोगों का फीस 499 होगी। लेकिन बेटा कूपन कोड है बड़ी, अगर आप जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा कोई इश्यूज नहीं। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं इस ब्रह्मास्त्र बैच में। अभी बेटा सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला बेटा याद रखो, आज के सेशन के ऊपर आपको लिखना क्या है? उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। लिखो बेटा, हेडिंग डालो कि उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। जब बेटा हम लोग उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय चर्चा करेंगे तो इस एमसीक्यूज भी लगाएंगे। किसके एमसीक्यूज भी? आज बेटा उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय। अच्छा, एमसीक्यूज बनाए कहां से गए? तो सन 2000 से लेके 2026 तक, अभी तक बेटा मार्च तक था, अप्रैल का नया डाटा ऐड हो चुका है। अप्रैल 2026 तक यहाँ पे जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, सभी एग्जाम्स के एक एक क्वेश्चंस बेटा आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो ये एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों एक जैसे होंगे और दोनों में कोई, और सबसे अच्छी चीज क्या की गई, इन सभी में 5 ऑप्शंस रखे गए हैं। 5 ऑप्शंस का मतलब क्या रहता है? जैसा यूपीट्रिपल लेटेस्ट में पूछ रहा है। अच्छा, सामान्य परिचय के अंतर्गत क्या चर्चा होगी? सामान्य परिचय के अंदर सबसे पहले चर्चा होगी उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में। फिर चर्चा होगी उत्तर प्रदेश का राजधानी परिवर्तन किस तरह से होता है। फिर उत्तर प्रदेश की कुछ विधानसभा सीटों के बारे में, लोकसभा सीटों के बारे में चर्चा होगी, विधान परिषद की सीटों के बारे में चर्चा होगी, राज्यसभा की सीटों के बारे में चर्चा होगी। इसी साथ हमारी चर्चा थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, राजधानी परिवर्तन प्रशासन किस तरह से चलता है, राजकीय प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, राजकीय प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, प्रशासन के मुख्य की पॉइंट्स क्या हैं। फिर उत्तर प्रदेश के विधान भवन, विधान सभा के बारे में चर्चा होगी। और ये सेशन आज इतना ही रहेगा। अब बेटा चर्चा करते हैं नामकरण के बारे में। जब कभी भी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, पहले नामकरण देखें, क्षेत्रफल। चलो क्षेत्रफल देखते हैं, है क्या बेटा? उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के आधार पर पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पे चौथा सबसे बड़ा राज्य है। पहले नंबर पे कौन सा आता है? राजस्थान। दूसरे नंबर पे क्या आता है? अपना प्यारा मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे उससे प्यारा महाराष्ट्र। फोर्थ नंबर पे अपना सबसे प्यारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की चर्चा करें तो इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और बेटा कभी कभी डाटा वर्ग किलोमीटर में ना पूछ के मील में पूछ लेता, तो ध्यान रखना 93,023 वर्ग मील है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। मील में पूछे 93,023 वर्ग मील। अच्छा, उत्तर प्रदेश का एक बार मैप भी बना लेते हैं। जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो मैप बना के मैप के आधार पर जरूर पढ़ाई करना, क्योंकि मैप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही आप मैप बना लेंगे, अगर जब मैप बनाओगे तो आपको ध्यान देना, यहां पे बेटा शामली है, इधर बेटा बलिया है। शामली से लेके बलिया तक जब जाओगे तो ये दूरी क्या रहेगी? पूर्व से लेके पश्चिम तक। पूर्व से लेके पश्चिम तक। तो उत्तर प्रदेश की, इसको बेटा हम लोग लंबाई बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की लंबाई पूछ ले, या ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के पूर्व से लेके पश्चिम तक की दूरी कितनी है, तो ये दूरी है बेटा 650 किलोमीटर।
कितनी है बेटा? 650 किलोमीटर। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की उत्तर से लेकर दक्षिण तक दूरी पूछी जाएगी, तो उत्तर प्रदेश की दक्षिण तक की दूरी को हम लोग उत्तर प्रदेश की चौड़ाई भी बोलते हैं, और ये चौड़ाई बेटा उत्तर प्रदेश की 240 किलोमीटर। दोनों पॉइंट्स ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक कितनी है बेटा? 240 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 650, उत्तर से दक्षिण कितनी है? 240 किलोमीटर। और पूर्व उत्तर से दक्षिण कितनी? 240 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितनी है? 650 किलोमीटर। ये ध्यान रखना। अच्छा, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की चर्चा करें। भौगोलिक क्षेत्रफल का मतलब क्या रहता है? जब आप भारत का मैप देखेंगे तो भारत के मैप को अगर 100% मान लें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 7.33%। भारत के क्षेत्रफल का 7.33% क्षेत्रफल किसका है? उत्तर प्रदेश का। फिर बेटा उत्तर प्रदेश के नामकरण की चर्चा करें तो देखो बेटा, जब ब्रिटिश हुकूमत भारत में आती है तो ब्रिटिश हुकूमत को भारत में आते समय उत्तर प्रदेश वर्तमान हेडिंग बेटा लिख लो, नामकरण लिख लो बेटा, नामकरण। आप लोग बेटा इसको ध्यान रखना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश का नामकरण कैसे होता है। देखो, जब ब्रिटिश हुकूमत भारत में आती है तो भारत में आते समय भारत का उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश नहीं था, ना ही उत्तर प्रदेश किसी तरह से भूमि से मतलब उत्तर क्षेत्र में स्थित था क्या? उत्तर प्रदेश बेटा उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा होता था। उत्तर प्रदेश किसका हिस्सा था बेटा? उत्तर प्रदेश उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा होता था। लेकिन उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, लेकिन इसमें बेटा अवध क्षेत्र शामिल नहीं था। जिस समय अंग्रेज भारत आते हैं उस समय उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था, लेकिन उसमें अवध क्षेत्र शामिल नहीं था। इसके बाद सन 1833 में सबसे पहले आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया बेटा? आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया। और जैसे आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया तो इस क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। फिर 1833 के बाद 1836 में इसका नाम बदला गया और इसका नाम बदल के कर दिया गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या नाम किया गया? सबसे पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत किया गया। लेकिन 1836 के साथ ही बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। उत्तर पश्चिमी प्रांत जिस समय था उस समय इसका हेडक्वार्टर किसको बनाया गया था? इसका हेडक्वार्टर बेटा आगरा को बनाया गया था। आगरा हेडक्वार्टर, या आप ये भी मान सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी क्या थी? उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी आगरा रखी गई। 1836 के बाद बेटा इसमें दो राज्यों को मिला दिया गया, आगरा और अवध को। कब? 1877 ईस्वी में ही इसमें आगरा और अवध को मिला दिया गया, और आगरा और अवध को मिलाने के बाद इसका नाम रखा गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या नाम रहा बेटा? उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध। आगरा और अवध, इसका नया नाम ये पड़ गया उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध। कब? 1877 में। फिर 1902 में बेटा इसका नाम परिवर्तित किया गया और नाम रखा गया आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। क्या बेटा? आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। तो बेटा ये आपको हायरार्की याद रखनी है कि नाम किस तरह से परिवर्तित हो रहा। फिर 1909 के बाद, 1902 के बाद 1937 में इसका नाम फिर से बदला जाता है और 1937 में इसका नाम नया बदल के पड़ता है संयुक्त प्रांत। और फिर अंतिम बार एक बार चेंजेस होता है, जो बेटा अभी हम लोगों को दिख रहा है। 24 जनवरी सन 1950 को परिवर्तन होता है और उत्तर प्रदेश का नाम पड़ता है उत्तर प्रदेश। बेटा पूरी की फैक्टर्स याद रखना है। कैसे कैसे याद रखना है? सबसे पहले सन 1833 में इसका क्या नाम रखा गया? सन 1837 में इसका नाम रखा गया आगरा प्रेसिडेंसी। आगरा प्रेसिडेंसी के बाद 1836 की चर्चा करें। 1836 में इसका नाम बेटा बदला गया, इसका नाम रखा गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्यों? क्योंकि ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था। फिर बेटा इसका नाम 1877 में परिवर्तित किया गया और 1877 में इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया उत्तर पश्चिमी आगरा अवध का क्षेत्र। क्यों? क्योंकि इसमें आगरा और अवध का क्षेत्र शामिल किया गया था। 1902 में इसका नाम रखा गया आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत और 1937 में इसका नाम रखा गया संयुक्त प्रांत। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम, वर्तमान नाम मिलता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कब मिलता है बेटा? उत्तर प्रदेश इसको नाम मिलता है सन 1937 में, सॉरी 1937 में संयुक्त प्रांत और 1950 में उत्तर प्रदेश। अब बेटा ध्यान रखो, पहला नाम कब मिला? 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत कब मिला? 1836 में। फिर इसके नाम में परिवर्तन क्या हुआ? 1877 में इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ता है बेटा उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर 1902 में क्या पड़ा? 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत का उच्चारण आसान हो गया था। फिर उसको और छोटा गया 1937 में संयुक्त प्रांत और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश मिला। अब बेटा उत्तर प्रदेश नाम तो पड़ गया, लेकिन बेटा इसी बात से
प्रत्येक 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाने लगा। क्या मनाया जाने लगा? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। और इस स्थापना दिवस की शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है बेटा सन 2018 से। ये भी पॉइंट्स याद रखना, सन 2018 से प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब बेटा 24 जनवरी फिक्स हो गई। 24 जनवरी के बाद बेटा इसमें छोटा सा एक अपडेट और किया जाता है, और प्यारा सा अपडेट इस तरह से था कि 9 नवंबर सन 2000, कब बेटा? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया। कैसे? उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटा गया। कितना बेटा? 13 पहाड़ी जिलों को काटकर नया क्षेत्र बनाया गया, और इस क्षेत्र का नाम रखा गया उत्तरांचल। क्या नाम रखा गया? उत्तरांचल। और इस उत्तरांचल में सन 2007 में इसको रीनेम किया गया, और रीनेम करके वर्तमान समय का उत्तराखंड प्राप्त होता है। ठीक, उत्तराखंड किसका पार्ट है? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है। कब अलग किया गया था? 9 नवंबर सन 2000 को अलग किया गया था। कैसे? उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काट के और नाम बनाया गया उत्तरांचल। उत्तरांचल के बाद इसको एक बार रीनेम किया गया, और रीनेम करने के बाद 2007 में इसका नाम पड़ता है उत्तराखंड। ठीक, अब बेटा उत्तर प्रदेश की राजधानियों का सफर तय करें कि उत्तर प्रदेश में राजधानी किस तरह से परिवर्तित रही। तो 1836 की चर्चा करें तो 1836 में हेडक्वार्टर किसे बनाया गया था? आगरा को बनाया गया था। फिर 1858 में इसकी राजधानी परिवर्तित की गई प्रयागराज में, जिसको उस समय बेटा हम लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे। तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले चीज, आपको किसी भी चीज की तैयारी करनी है, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो पहले उस टॉपिक से डिटेल टॉपिक्स को पढ़िए। डिटेल टॉपिक्स को पढ़ने के बाद उसके आप एमसीक्यूज को पढ़िए। जो एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए, जो पहले एग्जाम्स में आए हैं, भविष्य में आने की संभावना है, लगातार पैटर्न चेंज हो रहा है, उस आधार पर बनाए गए। उसके बाद बेटा आप लोगों को उसी सेशन से संबंधित जो एमसीक्यूज लगाए हैं, ये बात तो बेटा सत्य है कि आप लोगों के किसी के 40% आएंगे, किसी के 70% आएंगे, किसी के 90% आएंगे, किसी के भी बेटा 100 में 100 मार्क्स नहीं आएंगे। तो जो भी टॉपिक्स गलत हुए, उन्हीं टॉपिक्स को फिर बेटा डिटेल एनालिटिक्स कीजिए। डिटेल एनालिटिक्स करने के बाद फिर से आप उस टॉपिक का रिवीजन करिए। अगर ऐसा आपने सिर्फ 2 बार कर लिया तो वो टॉपिक्स आपको इतने अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा कि उस टॉपिक का कोई सिंगल क्वेश्चन आपकी नजरों से बाहर नहीं जा रहा होगा। आपकी तैयारी बड़ी अच्छी से हो जाएगी। तो अगर आपको इस तरह से तैयारी करनी है तो आप बेटा जुड़ सकते हैं ब्रह्मास्त्र बैच से। इसी तरह से बेटा चाहे यूपी जीके जीएस हो, हिंदी हो, कंप्यूटर, सभी के ब्रह्मास्त्र बैच जारी हो चुके। उनमें से आज हम लोग यूपी जीके ब्रह्मास्त्र बैच की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी यूपी की क्लास है। उत्तर प्रदेश ब्रह्मास्त्र बैच में 3 तरह की क्लास है। एक बेटा समग्र अध्ययन, जिलावार अध्ययन, ग्राम समाज। समग्र अध्ययन क्या है? जहां पे उत्तर प्रदेश के डिटेल टॉपिक्स को कवर करते हैं। यहां पे बेटा एक एक टॉपिक्स को डिटेल में एनालिटिक्स के पढ़ा जाएगा। एआई की भी मदद ली गई है और हमने भी कराया। फिर इसकी डिटेल क्लास होगी। डिटेल क्लास के बाद आप लोगों को इसके एमसीक्यूज मिलेंगे, आप लोग खुद एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। फिर बेटा एमसीक्यूज का बेटा एनालिटिक्स होगा। एनालिटिक्स के बाद आप दोबारा रिवीजन करेंगे। नोट्स तो मैं प्रोवाइड करूंगा। देखो बेटा यहाँ क्या क्या विस्तृत वीडियो क्लास, 15,000 से ज्यादा एमसीक्यूज, परीक्षा उन्मुख तैयारी होगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, कहीं भी कहीं से पढ़ सकते हैं इस तरह के एक्सेस। जिलावार में क्या है? उत्तर प्रदेश के एक एक जिले का बेटा पोस्टमार्टम करते चलेंगे, हर जिले के बारे में प्रावधान, ताकि जिले से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपकी नजरों से बाहर न जाए। फिर बेटा ग्राम समाज के बारे में, उत्तर प्रदेश का ग्राम समाज कुछ एग्जाम्स में आता है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा सेशन आप लोगों को मात्र 999 रुपीज में दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप शुरुआत के 100 स्टूडेंट्स होते हैं, आगामी 100 विद्यार्थियों के लिए, पहले ये बेटा 50 के लिए था, केवल आगामी 100 विद्यार्थियों के लिए बेटा आप लोगों का फीस 499 होगी। लेकिन बेटा कूपन कोड है बड़ी, अगर आप जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा कोई इश्यूज नहीं। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं इस ब्रह्मास्त्र बैच में। अभी बेटा सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला बेटा याद रखो, आज के सेशन के ऊपर आपको लिखना क्या है? उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। लिखो बेटा, हेडिंग डालो कि उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। जब बेटा हम लोग उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय चर्चा करेंगे तो इस एमसीक्यूज भी लगाएंगे। किसके एमसीक्यूज भी? आज बेटा उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय। अच्छा, एमसीक्यूज बनाए कहां से गए? तो सन 2000 से लेके 2026 तक, अभी तक बेटा मार्च तक था, अप्रैल का नया डाटा ऐड हो चुका है। अप्रैल 2026 तक यहाँ पे जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, सभी एग्जाम्स के एक एक क्वेश्चंस बेटा आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो ये एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों एक जैसे होंगे, और दोनों में कोई, और सबसे अच्छी चीज क्या की गई, इन सभी में 5 ऑप्शंस रखे गए हैं। 5 ऑप्शंस का मतलब क्या रहता है? जैसा यूपीट्रिपल लेटेस्ट में पूछ रहा। अच्छा, सामान्य परिचय के अंतर्गत क्या चर्चा होगी? सामान्य परिचय के अंदर सबसे पहले चर्चा होगी उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में। फिर चर्चा होगी उत्तर प्रदेश का राजधानी परिवर्तन किस तरह से होता है। फिर उत्तर प्रदेश की कुछ विधानसभा सीटों के बारे में, लोकसभा सीटों के बारे में चर्चा होगी, विधान परिषद की सीटों के बारे में चर्चा होगी, राज्यसभा की सीटों के बारे में चर्चा होगी।
इसी साथ हमारी चर्चा थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। राजधानी परिवर्तन प्रशासन किस तरह से चलता है, राज्य की प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, राज्य की प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, प्रशासन के मुख्य की पॉइंट्स क्या हैं, फिर उत्तर प्रदेश के विधान भवन विधान सभा के बारे में चर्चा होगी। और ये सेशन आज इतना ही रहेगा। अब बेटा चर्चा करते हैं नामकरण के बारे में। जब कभी भी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, पहले नामकरण देखें क्षेत्रफल। चलो क्षेत्रफल देखते हैं, है क्या बेटा। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के आधार पर पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पे चौथा सबसे बड़ा राज्य है। पहले नंबर पे कौन सा आता है, राजस्थान। दूसरे नंबर पे क्या आता है, अपना प्यारा मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे उससे प्यारा महाराष्ट्र। फोर्थ नंबर पे अपना सबसे प्यारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की चर्चा करें तो इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और बेटा कभी कभी डाटा वर्ग किलोमीटर में ना पूछ के मील में पूछ लेता, तो ध्यान रखना 93,023 वर्ग मील है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। मील में पूछे 93,023 वर्ग मील। अच्छा उत्तर प्रदेश का एक बार मैप भी बना लेते हैं, जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो मैप बना के मैप के आधार पर जरूर पढ़ाई करना, क्योंकि मैप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही आप मैप बना लेंगे, अगर जब मैप बनाओगे तो आपको ध्यान देना, यहाँ पे बेटा शामली है, इधर बेटा बलिया है। शामली से लेके बलिया तक जब जाओगे तो ये दूरी क्या रहेगी, पूर्व से लेके पश्चिम तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक। तो उत्तर प्रदेश की, इसको बेटा हम लोग लंबाई बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की लंबाई पूछ ले, या ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के पूर्व से लेके पश्चिम तक की दूरी कितनी है, तो ये दूरी है बेटा 650 किलोमीटर। कितनी है बेटा, 650 किलोमीटर। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की उत्तर से लेके दक्षिण तक दूरी पूछी जाएगी, तो उत्तर प्रदेश की दक्षिण तक की दूरी को हम लोग उत्तर प्रदेश की चौड़ाई भी बोलते हैं। और ये चौड़ाई बेटा उत्तर प्रदेश की 240 किलोमीटर। दोनों पॉइंट्स ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम तक कितनी है, 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक कितनी है बेटा, 240 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 650, उत्तर से दक्षिण कितनी है, 240 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कितनी, 240 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितनी है, 650 किलोमीटर। ये ध्यान रखना। अच्छा उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की चर्चा करें। भौगोलिक क्षेत्रफल का मतलब क्या रहता है, जब आप भारत का मैप देखेंगे तो भारत के मैप को अगर 100% मान लें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 7.33%। भारत के क्षेत्रफल का 7.33% क्षेत्रफल किसका है, उत्तर प्रदेश का। फिर बेटा उत्तर प्रदेश के नामकरण की चर्चा करें तो देखो बेटा, जब ब्रिटिश हुकूमत भारत में आती है तो ब्रिटिश हुकूमत को भारत में आते समय उत्तर प्रदेश वर्तमान, हेडिंग बेटा लिख लो नामकरण, लिख लो बेटा नामकरण। आप लोग बेटा इसको ध्यान रखना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश का नामकरण कैसे होता है। देखो जब ब्रिटिश हुकूमत भारत में आती है तो भारत में आते समय भारत का, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश नहीं था, ना ही उत्तर प्रदेश किसी तरह से भूमि से, मतलब उत्तर क्षेत्र में स्थित था क्या, उत्तर प्रदेश बेटा उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा होता था। उत्तर प्रदेश किसका हिस्सा था बेटा, उत्तर प्रदेश उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा होता था। लेकिन उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, लेकिन इसमें बेटा अवध क्षेत्र शामिल नहीं था। जिस समय अंग्रेज भारत आते हैं उस समय उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था, लेकिन उसमें अवध क्षेत्र शामिल नहीं था। इसके बाद सन 1833 में सबसे पहले आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया बेटा, आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया। और जैसे आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया तो इस क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। फिर 1833 के बाद 1836 में इसका नाम बदला गया और इसका नाम बदल के कर दिया गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या नाम किया गया, सबसे पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत किया गया। लेकिन 1836 के साथ ही बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। उत्तर पश्चिमी प्रांत जिस समय था उस समय इसका हेडक्वार्टर किसको बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर बेटा आगरा को बनाया गया था। आगरा हेडक्वार्टर, या आप ये भी मान सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी क्या थी, उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी आगरा रखी गई। 1836 के बाद बेटा इसमें दो राज्यों को मिला दिया गया, आगरा और अवध को। कब, 1877 ईस्वी में ही इसमें आगरा और अवध को मिला दिया गया। और आगरा और अवध को मिलाने के बाद इसका नाम रखा गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या नाम रहा बेटा, उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध। आगरा और अवध, इसका नया नाम ये पड़ गया उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध। कब, 1877 में। फिर 1902 में बेटा इसका नाम परिवर्तित किया गया और नाम रखा गया आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। क्या बेटा, आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। तो बेटा ये आपको हायरार्की याद रखनी है कि नाम किस तरह से परिवर्तित हो रहा। फिर 1909 के बाद, 1902 के बाद 1937 में इसका नाम फिर से बदला जाता है और 1937 में इसका नाम नया बदल के पड़ता है संयुक्त प्रांत।
और फिर अंतिम बार एक बार चेंजेस होता है, जो बेटा अभी हम लोग को दिख रहा है 24 जनवरी सन 1950 को परिवर्तन होता है और उत्तर प्रदेश का नाम पड़ता है उत्तर प्रदेश। बेटा पूरी की फैक्टर्स याद रखना है। कैसे कैसे याद रखना है? सबसे पहले सन 1833 में इसका क्या नाम रखा गया? सन 1837 में इसका नाम रखा गया आगरा प्रेसिडेंसी। आगरा प्रेसिडेंसी के बाद 1836 की चर्चा करें, 1836 में इसका नाम बेटा बदला गया, इसका नाम रखा गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्यों? क्योंकि ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था। फिर बेटा इसका नाम 1877 में परिवर्तित किया गया और 1877 में इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया उत्तर पश्चिमी आगरा अवध का क्षेत्र। क्यों? क्योंकि इसमें आगरा और अवध का क्षेत्र शामिल किया गया था। 1902 में इसका नाम रखा गया आगरा अवध का संयुक्त प्रांत और 1937 में इसका नाम रखा गया संयुक्त प्रांत। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम वर्तमान नाम मिलता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कब मिलता है बेटा? उत्तर प्रदेश इसको नाम मिलता है सन 1937 में, सॉरी 1937 में संयुक्त प्रांत और 1950 में उत्तर प्रदेश। अब बेटा ध्यान रखो, पहला नाम कब मिला? 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत कब मिला? 1836 में। फिर इसके नाम में परिवर्तन क्या हुआ? 1877 में इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ता है बेटा उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर 1902 में क्या पड़ा? 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत का उच्चारण आसान हो गया था। फिर उसको और छोटा गया 1937 में संयुक्त प्रांत और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश मिला। अब बेटा उत्तर प्रदेश नाम तो पड़ गया, लेकिन बेटा इसी बात से प्रत्येक 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाने लगा। क्या मनाया जाने लगा? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। और इस स्थापना दिवस की शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है बेटा सन 2018 से। ये भी पॉइंट्स याद रखना, सन 2018 से प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब बेटा 24 जनवरी फिक्स हो गई। 24 जनवरी के बाद बेटा इसमें छोटा सा एक अपडेट और किया जाता है और प्यारा सा अपडेट इस तरह से था कि 9 नवंबर सन 2000, कब बेटा? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया। कैसे? उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटा गया। कितने बेटा? 13 पहाड़ी जिलों को काटकर नया क्षेत्र बनाया गया और इस क्षेत्र का नाम रखा गया उत्तरांचल। क्या नाम रखा गया? उत्तरांचल। और इस उत्तरांचल में सन 2007 में इसको रीनेम किया गया और रीनेम करके वर्तमान समय का उत्तराखंड प्राप्त होता है। ठीक, उत्तराखंड किसका पार्ट है? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है। कब अलग किया गया था? 9 नवंबर सन 2000 को अलग किया गया था। कैसे? उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काट के और नाम बनाया गया उत्तरांचल। उत्तरांचल के बाद इसको एक बार रीनेम किया गया और रीनेम करने के बाद 2007 में इसका नाम पड़ता है उत्तराखंड। ठीक, अब बेटा उत्तर प्रदेश की राजधानियों का सफर तय करें कि उत्तर प्रदेश में राजधानी किस तरह से परिवर्तित रही। तो 1836 की चर्चा करें तो 1836 में हेडक्वार्टर किसे बनाया गया था? आगरा को बनाया गया था। फिर 1858 में इसकी राजधानी परिवर्तित की गई प्रयागराज में, जिसको उस समय बेटा हम लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे। फिर 1921 में इसकी राजधानी लखनऊ लाई गई, लेकिन लखनऊ आंशिक रूप से लाई गई कि लेके चलते हैं, अगर काम सही रहा तो रखेंगे वरना वापस आ जाएंगे। फिर 1935 में इसका नाम, उसकी राजधानी पूर्णतः लखनऊ बन गई। अब बेटा राजधानी परिवर्तन केवल इतना आसान तो होता नहीं, केवल राजधानी में परिवर्तन हो गया, कुछ नई राजधानियों भी आपको याद रखना है। कैसे बेटा? उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक राजधानी कौन सी? लखनऊ, लेकिन न्यायिक राजधानी क्या है? प्रयागराज, जिसको बेटा इलाहाबाद जानते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्थित है, इस वजह से उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या रही? इलाहाबाद होती है। अब बेटा इसी जो इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की एक खंडपीठ लखनऊ में भी स्थित है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर है। उत्तर प्रदेश की धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश की धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी बेटा वाराणसी। वाराणसी क्या है? धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी। अब बेटा उत्तर प्रदेश के कुछ राजकीय प्रतीक चिन्हों की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है, एक वृत्त में 2 मछली और गंगा यमुना नदी का संगम, साथ ही साथ धनुष तीर, ये बेटा स्वीकृत किया गया था। एक वृत्त में 2 मछली धनुष तीर, ये सन 1938 में स्वीकृत किया गया। कब बेटा स्वीकृत किया गया? सन 1938 में। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष बेटा अशोक का है। राजकीय पुष्प की चर्चा करें, पलाश, इसी को बेटा फायर ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जंगल के फूल, फायर ऑफ फॉरेस्ट। कभी कभी क्वेश्चन इसका नाम फायर ऑफ फॉरेस्ट भी पूछ लेता, तो वो भी याद रखना है, जंगल का आग। राजकीय पशु की चर्चा करें, बारहसिंगा है। और राजकीय पक्षी की चर्चा करें, सारस या क्रॉन्स है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा तो सन 1947 जब भारत आजाद हुआ उस समय उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी थी, लेकिन इसके साथ बेटा 1989 में एक नई राजकीय भाषा को अपनाया गया, जिसको बेटा उर्दू जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी? हिंदी और उर्दू। हिंदी कब अपनाई गई? 1947 में। और उर्दू कब अपनाई गई? उर्दू बेटा अपनाई गई 1989 में।
अब उत्तर प्रदेश में बेटा विधानसभा विधानमंडल में आरक्षित सीटों की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 403। 403 बेटा क्या है? विधानसभा में सदस्यों की संख्या है। साथ ही साथ बेटा इसमें कुछ आरक्षण भी दिया गया है। जैसे एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। एसटी के लिए बेटा कितनी सीटें आरक्षित है? बेटा एसटी के लिए बेटा 2 सीटें आरक्षित हैं। दोनों पॉइंट्स याद रखना। एससी के लिए 84 सीटें, एसटी के लिए विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बेटा 2 सीटें। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, लेकिन बेटा इसमें एसटी के लिए कोई आरक्षित नहीं, एसटी के लिए 17 सीटें। विधान परिषद की चर्चा करें 100 सीटें, और राज्यसभा में कितनी है? 31 सीटें। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 403 सदस्य और लोकसभा में प्रतिनिधि कितने भेजता है? 80। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में 100 सदस्य, राज्यसभा में प्रतिनिधि कितने हैं बेटा? 31। इसी को अगर बेटा जिलेवार चर्चा करें तो सर्वाधिक सीटें बेटा विधानसभा की सर्वाधिक सीटें कहां पे? विधानसभा की सर्वाधिक सीटें प्रयागराज में। आजमगढ़ में बेटा सेकंड नंबर पे 10 सीटें, आगरा में 9 सीटें। सबसे कम सीट बेटा श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट के पास है, और तीनों के पास 2-2 सीटें हैं, इसलिए याद भी रखना है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा की सर्वाधिक सीटें किसके पास है? प्रयागराज, आजमगढ़ और आगरा के पास। सबसे कम सीटें कितनी? श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट के पास। फिर बेटा चर्चा करें उत्तर प्रदेश के विधानसभा भवन के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा का गठन विधान परिषद का गठन कब होता है? विधान परिषद का गठन सन 1931 में होता है। और विधानसभा का गठन की चर्चा करें तो विधानसभा का गठन सन 1937 में होता है। और विधानसभा में पहली बार बेटा अगर चर्चा करें पहला मंत्रिमंडल कब बना, तो जुलाई 1937 को। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब होता है? सन 1921 में। विधानसभा की चर्चा करें तो विधानसभा का बेटा सन 1937 ईस्वी में। और विधानसभा के बारे में बेटा ध्यान रखना, विधानसभा में जो पहला मंत्रिमंडल था वो बेटा कब बनता है? जुलाई 1937 में। पंडित वल्लभ पंत इसके हेड थे। साथ ही साथ इसकी वास्तुकला की चर्चा करें, इसका निर्माण किसने किया, तो 15 दिसंबर 1922 में इसकी नींव रखी गई थी सर स्पेंसर हर्बर्ट बटलर द्वारा। और इसका उद्घाटन कब हुआ? सन 1928 ईस्वी में। इसके आर्किटेक्ट कौन है? सर स्विंटन जैकब व हीरा सिंह। निर्माता कौन है बेटा? मार्टिन एंड कंपनी। मार्टिन एंड कंपनी ने इसका निर्माण किया था। शैली को यूरोपीय व अवधि का मिश्रण है। मिर्जापुर के भूरे लाल पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया है। अब इसमें प्रयोग किसका किया गया बेटा? ये पॉइंट्स याद रखना है, भूलना नहीं है। क्या क्या चीजें? अब बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विधानसभा के लिए पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली में दिए गए दिसंबर 1936 के चुनाव कराए गए थे, जिसके आधार पर 1937 में इसकी बैठक होती है। अब बेटा राज्य की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में राज्य का अगर संरचनात्मक पदानुक्रम देखें तो सबसे पहले तो राज्य को बेटा 18 मंडलों में बांटा गया। इन 18 मंडल को 75 जिलों में बांटा गया और 351 तहसीलों में बांटा गया। 75 जिले में 17 नगर निगम, 200 नगर परिषद और नगर पंचायत की चर्चा करें 545। तहसीलों के साथ ग्राम पंचायत में 57,702 ग्राम पंचायत है। विकास खंड 821 है। साथ ही साथ महिला आरक्षण की चर्चा करें तो 33% महिलाओं का इसमें आरक्षण भी है। महिलाओं का आरक्षण बेटा कितना है? महिलाओं का आरक्षण बेटा केवल और केवल उत्तर प्रदेश में 33% है। विकास खंड कितने? 826। क्षेत्र पंचायत की चर्चा कर लेते हैं कभी कभी। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत कितनी है? उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों की संख्या 826 है। नगर पंचायत कितनी है? 545 है। अब बेटा साथ ही साथ कुल राजस्व ग्राम भी आपसे पूछे जाएंगे, दिए गए नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत कितनी है, तो ध्यान रखना बेटा उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों की संख्या 826 है। अगर उत्तर प्रदेश की नगर पंचायत की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? नगर पंचायतों की संख्या 545 है। उत्तर प्रदेश में कुल राजस्व ग्राम कितने हैं? उत्तर प्रदेश के कुल राजस्व ग्राम की संख्या पूछी जाएगी तो उत्तर प्रदेश में कुल 10,000 1,06,000 दो 10,68,44 इस तरह से मुझे याद है, इस तरह से याद रखना है। 10,67,74 इतने कुल राजस्व ग्राम। इसको बेटा कॉमा लगाओ किस तरह से? 1,06,774 राजस्व ग्राम है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों में या उत्तर प्रदेश के पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना? महिलाओं का आरक्षण 1/3 या 33% आरक्षण प्राप्त है। अब बेटा कुछ क्षेत्र बेटा एनसीआर के लिए डिनोट, उत्तर प्रदेश के आर्थिक संभाग कितने हैं और उत्तर प्रदेश के एनसीआर। सबसे पहले चर्चा करते हैं एनसीआर को उठा लेते हैं। एनसीआर क्या होता है और किस तरह से याद रखना चाहिए? तो एनसीआर का मतलब क्या है? एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन्स। लिखो बेटा सबसे पहले नेशनल कैपिटल रीजन्स।
अब बेटा नेशनल कैपिटल रीजन की आवश्यकता क्या पड़ती है? देखो है क्या कि लगातार दिल्ली में लोग निवास करते रहते हैं, तो दिल्ली की जनसंख्या तो लिमिटेड है, जिस वजह से दिल्ली में बड़ी भसड़ हो जाती है, इतनी हो जाती है कि दिल्ली के पास लोग ज्यादा है, क्षेत्र कम है। अब दिल्ली इस चीज से वाकिफ है, तो वो अपने आसपास के क्षेत्रों को अपने अंदर शामिल करती रहती। इसी शामिल करने के क्रम में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल है? 8 जिले शामिल है, और 3 जिले प्रस्तावित हैं। 3 जिले का बेटा प्रस्ताव भी है। अगर कल के दिन कुछ हुआ, उत्तर दिल्ली में जनसंख्या और वृद्धि हुई, तो ये 3 जिले और शामिल कर लिए जाएंगे। 8 जिले शामिल है, 3 प्रस्तावित है। प्रस्तावित कौन कौन से याद रखना? अलीगढ़, हाथरस, बिजनौर। कौन सा बेटा? अलीगढ़, हाथरस और बिजनौर, ये एनसीआर में शामिल होने के लिए प्रस्तावित है। 8 जिले शामिल कौन कौन से हैं? 8 जिलों बेटा याद रखो, हापुड़ हमारा शामिल है, बागपत शामिल है। कौन सा बेटा? हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, ये लिखो बेटा, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर के साथ शामली। शामली बेटा हाल ही में शामिल होता है, इसलिए याद रखना। मेरठ, गाजियाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के साथ बेटा बुलंदशहर, ये क्षेत्र बेटा पहले से शामिल है। 8 शामिल कौन कौन से? हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। 3 जिले बेटा प्रस्ताव दिया गया, अलीगढ़, हाथरस और बिजनौर का इसमें प्रस्ताव दिया गया। आर्थिक संभागों की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिले हैं। इन 75 जिलों को 4 आर्थिक संभागों में बांटा गया। कौन कौन से? पश्चिमी आर्थिक संभाग, पूर्वी आर्थिक संभाग, केंद्रीय आर्थिक संभाग, बुंदेलखंडी आर्थिक संभाग। जिसमें से सबसे बड़ा क्षेत्रफल है वो पश्चिमी आर्थिक संभाग का, इसके अंतर्गत 30 जिले शामिल है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? पश्चिमी आर्थिक संभाग का, जिसमें 30 जिले शामिल है। पूर्वी आर्थिक संभाग में 28 जिले शामिल है। केंद्रीय संभाग की चर्चा करें, केंद्रीय आर्थिक संभाग में 10 जिले शामिल है। बुंदेलखंडी आर्थिक संभाग में 7 जिले शामिल है। पश्चिमी आर्थिक संभाग में 30 जिले शामिल हैं। सबसे बड़ा आर्थिक संभाग कौन सा हुआ? सबसे बड़ा आर्थिक संभाग पश्चिमी आर्थिक संभाग, दूसरे नंबर पे पूर्वी आर्थिक संभाग, तीसरे नंबर पे केंद्रीय आर्थिक संभाग, चौथे नंबर पे बेटा बुंदेलखंडी आर्थिक संभाग। बुंदेलखंड में कितने जिले शामिल? 7, केंद्र में 5, पश्चिम में 30, पूर्व में बेटा कितने? 28 जिले शामिल हैं। एनसीआर में कितने शामिल है? एनसीआर में मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली। शामली बेटा हाल ही में शामिल हो। प्रस्तावित 3 जिले हैं, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, बिजनौर। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, बिजनौर। ठीक है। एनसीआर में शामिल जिलों की संख्या कितनी? एनसीआर में 4 जिले शामिल किए गए। एनसीआर में शामिल जिले कितने हैं? 4, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, बिजनौर। ठीक, फिर बेटा चर्चा करते हैं इसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। साथ ही साथ याद रखना, ये देश की पहली मुख्यमंत्री भी बनी 1963 से लेकर 1967 तक। देश की पहली महिला राज्यपाल कौन? सरोजनी नायडू। जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, जो देश की भी पहली महिला राज्यपाल बनती है, सब 1947 से लेकर 49 तक। कुछ ऐसे भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जो प्रधानमंत्री भी बने, जैसे चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन बनी? मायावती, सुश्री मायावती, जो 4 बार बनी। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? आत्माराम गोविंद खेर व केशवानंद त्रिपाठी। दोनों बेटा कितनी बार बने? 3-3 बार। अभी तक उत्तर प्रदेश में कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। पहली बार फरवरी 1968 से लेकर 1969 तक चला, लगभग 1 वर्षों का। लास्ट बार बेटा 2002 में 8 मार्च से लेकर 3 मई 2002 तक चला। वर्तमान समय में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। आनंदीबेन पटेल जो है ये राज्यपाल हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी हैं। लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति संजय सिंह है। और बेटा साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास, ये बेटा सेशन हम लोग कल के दिन पढ़ेंगे क्विक रिविजन के तौर पे। ठीक है, आज के सेशन को यही, इसका जो बेटा पीडीएफ और स्टडी नोट्स है आप लोग बेटा लिख दीजिए। मैं आप लोगों को एक छोटी सी इमेज दिखा देता हूँ, उसके बाद बेटा आप लोग इसमें स्विच करिएगा। जस्ट एक गिव मी 1 सेकेंड, गिव मी सम साइन, गिव मी सम रेन, आई वांट यू बी कीप इट वंस अगेन। ओके ओके, जस्ट गिव मी सम साइन, गिव मी सम रेन। अच्छा बेटा आप लोग तब तक कमेंट्स करके बताओ कि आप लोग इसमें क्या क्या नए इंप्रूवमेंट चाहते हैं, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो आप लोगों के सिलेक्शन के लिए तो मैं तो प्रतिबद्ध हूँ। देखो बेटा क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखो, आप लोगों को पेड कोर्सेज में जाना है। यहाँ पे अगर आप लोगों ने यूपी अभ्यास बैच से नहीं एनरोल किया तो बेटा यूपी ब्रह्मास्त्र बैच से एनरोल किया तो एनरोल कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को बेटा अभी इसके डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे आप लोग इसके पीडीएफ वगैरह कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा बेटा अगर फ्री वीकली टेस्ट में आप लोग डेली टेस्ट दे सकते हैं,
कुछ टेस्ट पेपर बेटा आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएंगे। टाइम टेबल आपको अपडेट चल रहा है। सिलेबस बेटा आप लोगों को सबके पैटर्न हो रहे हैं। बुक्स आप लोगों की आने वाली है। फ्री कोर्सेज में आपको फ्री कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। बेटा मिलते हैं इन सभी बैचेस में। तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग। और हाँ, इसकी प्राइस बेटा 999 रुपीज है। अगर आप अभी जुड़ते हैं तो आगामी 100 स्टूडेंट्स के लिए बेटा बड़ी कोड के साथ बेटा आप जुड़ सकते हैं और आपकी फीस बेटा केवल 499 हो जाएगी। तो मिलते हैं इस बैच में। तब तक कीप स्टडी कीप स्माइलिंग। पढ़ते मुस्कुराते पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों मैं दिव्यांश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। और बेटा अभी हम लोग चर्चा करने वाले उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय के बारे में। देखो बेटा, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी तरह की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बेटा एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले चीज, आपको किसी भी चीज की तैयारी करनी है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो पहले उस टॉपिक से डिटेल टॉपिक्स को पढ़िए। डिटेल टॉपिक्स को पढ़ने के बाद उसके आप एमसीक्यूज को पढ़िए। जो एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए, जो पहले एग्जाम्स में आए हैं, भविष्य में आने की संभावना है, लगातार पैटर्न चेंज हो रहे हैं, उस आधार पर बनाए गए हैं। उसके बाद बेटा आप लोगों को उसी सेशन से संबंधित जो एमसीक्यूज लगाए हैं, ये बात तो बेटा सत्य है कि आप लोगों के किसी के 40% आएंगे, किसी के 70% आएंगे, किसी के 90% आएंगे, किसी के भी बेटा 100 में 100 मार्क्स नहीं आएंगे। तो जो भी टॉपिक्स गलत हुए उन्हीं टॉपिक्स को फिर बेटा डिटेल एनालिटिक्स कीजिए। डिटेल एनालिटिक्स करने के बाद फिर से आप उस टॉपिक का रिवीजन करिए। अगर ऐसा आपने सिर्फ 2 बार कर लिया तो वो टॉपिक्स आपको इतने अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा कि उस टॉपिक का कोई सिंगल क्वेश्चन आपकी नजरों से बाहर नहीं जा रहा होगा। आपकी तैयारी बड़ी अच्छी से हो जाएगी। तो अगर आपको इस तरह से तैयारी करनी है तो आप बेटा जुड़ सकते हैं ब्रह्मास्त्र बैच से। इसी तरह से बेटा चाहे यूपी जीके जीएस हो, हिंदी हो, कंप्यूटर, सभी के ब्रह्मास्त्र बैच जारी हो चुके। उनमें से आज हम लोग यूपी जीके ब्रह्मास्त्र बैच की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी यूपी की क्लास है। उत्तर प्रदेश ब्रह्मास्त्र बैच में 3 तरह की क्लास है। एक बेटा समग्र अध्ययन, जिलावार अध्ययन, ग्राम समाज। समग्र अध्ययन क्या है, जहां पर दोस्तों यूपी जीके की आज की सेकंड क्लास है और आज से यह सेशन शाम 6 बजे आपके लिए लाइव होगा। तो बेटा इस सेशन से जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या क्विज चाहिए, प्रैक्टिस सेट्स लगाने की इच्छा है, तो हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम बडी को फॉलो अप कर लीजिएगा। वहां पे आप लोगों को इसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ इसकी क्विज भी कराई जा रही। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स बेटा, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के भौतिक विन्यास और विभाजन के बारे में। उत्तर प्रदेश का फिजिकल स्ट्रक्चर एंड डिवीजन। लास्ट सेशन में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, एरिया क्या है, उत्तर प्रदेश की ग्लोबल पोजीशन क्या है, क्लाइमेट किस तरह से है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पशु कौन से हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के आर्थिक संभाग क्या है, मतलब उत्तर प्रदेश का ओवरऑल स्ट्रक्चर हम लोग समझ चुके थे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश का भौतिक स्ट्रक्चर या भौगोलिक स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपके साथ थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, अगर आप उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में आपको विशाल हिमालय देखने को मिलता है। और वही उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश के जो पठारी क्षेत्र हैं, इनका पतन या इनका निम्न पॉइंट्स यहाँ देखने को मिलता है। ये पहाड़ तो मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन इनका कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है। ये उत्तर प्रदेश की टोटल स्ट्रक्चर है। इस साइड में बेटा, अब जब ऐसा क्षेत्र है तो अगर हिमालय से जो गंगा नदी बहेगी, ये नदी क्या पठार के अंदर या पर्वत के अंदर घुस पाएंगी? तो नदियों को बहाव किस तरह से होगा? नदियों का बहाव प्रारंभ होगा और ये समतल क्षेत्र की ओर निकलती जाएंगी। नदियों का बहाव हमेशा प्रारंभ होकर समतल क्षेत्र में निकलेंगी। इतना स्ट्रक्चर तो केवल और केवल आपको मैप समझ के ही पता चल गया होगा। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में भी पठार, ऊपर नीचे दोनों पठार हो गए, बीच का क्षेत्र थोड़ा सा निम्न है, जिस वजह से यहां से नदियां प्रवाहित होंगी, नदियां बहेंगी। अभी नदियों का बहने का क्रम देखो, केवल स्ट्रक्चर समझा रहे इसलिए समझना बेटा। अब जैसे ही हिमालय से नदी निकलेगी तो हिमालय उछले स्थान पे, यहाँ पे बेटा बड़े बड़े पत्थर होंगे। ये बात सत्य मान रहे या नहीं मान रहे? और आप एक काम करो, एक बाल्टी में पानी भरो और उस बाल्टी में कंकड़ भी रखना। कुछ बड़े कंकड़ रखना, कुछ छोटे कंकड़ रखना, कुछ एकदम महीन बालू रखना और इसको पूरी ताकत से फेंको। जब आप फेंकोगे तो क्या पाओगे? जो बड़े कंकड़ हैं वो पहले रुक जाएंगे, उसके बाद उससे छोटे कंकड़, उसके बाद उससे महीन कंकड़, और ये लगातार रुकते रहेंगे और आगे जाके केवल जल बहेगा। ये बेटा आप खड़े होइए, अपनी छत पे बैठिए, वहां पे एक बाल्टी भर के पानी लीजिए, उसमें कंकड़ भरिए, छोटे कंकड़ भरिए और हाँ बालू भी भरिएगा, हल्के महीन कण, और फिर आप फेंकिएगा। नीचे जाके देखिएगा, बड़े कंकड़ पहले, छोटे कंकड़ उसके बाद में और महीन कंकड़ उससे लास्ट में, और आखिरी में जाके पानी पहुंचेगा। ये बेटा केवल और केवल जो हमारे यहाँ की भौतिक है, पृथ्वी का फिजिक्स है, फिजिक्स के कारण ये पॉसिबल हो पाता है। अब इसी तरह से ही गंगा से निकलने वाली, हिमालय से निकलने वाली नदियों के साथ होता है। क्या
पहले तो ये बड़े बड़े पहाड़ पत्थर छूटेंगे, फिर बेटा छोटे महीन महीन, फिर उसके बाद और महीन महीन। अब जब ये बहुत महीन सतह पे छूट रही होती हैं, ये बेटा कहानियां समझना, सिर्फ कहानी समझने के बाद ही आपको पूरा आज का क्लास समझ में आ जाएगी। जैसे आपको ये कहानी समझ में आई, पूरा सेशन का कवर हो जाएगा। जैसे ये महीन महीन क्षेत्र होने लगता, होता गया कि नदियां जिन स्थानों से बह रही थी वहां पे 100 साल 200 साल 500 सालों तक बहती रहती हैं, और महीन कण लगातार गिरते रहते। तो होता क्या है, जैसे ये मान लेते हैं कि 2 प्लेन स्थान है, यहां से नदी लगातार बह रही है, यहाँ छोटे छोटे कण बहते जा रहे, छोटे छोटे कण बहते जा रहे। तो एक समय क्या होगा कि इन्हीं कणों के कारण ये जगह ऊंची हो जाएगी, तो नदी यहां से ना बह के अपना थोड़ा सा मार्ग परिवर्तित कर लेगी और ये नए रास्ते से बहने लगे। फिर यहाँ पे भी ऐसे कण रुकते रहेंगे, ये ऊंची जगह हो जाएगी, तो फिर वो किसी नीचे स्थान की ओर चली जाएगी। नदी इस तरह से ही बहेगी, और ये जो कणों का प्रवाह होता है 100 200 500 1000 10,000 साल बाद देखने को मिलता है कि नदी के मार्ग में अचानक परिवर्तन आ गया। पहले ये छोटा छोटा परिवर्तन होता है, ये बेटा क्रम होता है। ये किसी भी बहते हुए जल धारा का क्रम है, किस तरह से जल बहती है। अब इसी आधार पर अगर उत्तर प्रदेश की चर्चा करें, पहले तो उत्तर प्रदेश में पठारी क्षेत्र मतलब उत्तराखंड भी शामिल था, लेकिन उत्तराखंड अब अलग हो गया, जिस वजह से अब उत्तर प्रदेश को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया। पहले बेटा क्या, भंवर व तराई का क्षेत्र, फिर गंगा का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। किन भागों में बांटा गया, भंवर व तराई का क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र, इन 3 भागों में बांटा गया। बेटा डायरेक्ट सेशन लिखो, उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड के विभाजन के बाद 3 भौतिक संरचनाओं में 3 भौतिक उपवर्गों में बांटा गया है। लिखो बेटा 3 भौतिक उपवर्गों में बांटा गया। 3 भौतिक उपवर्ग क्या है, पहला जो उपवर्ग है वो है उत्तर में भंवर व तराई का क्षेत्र, उत्तर में भंवर व तराई का क्षेत्र। दूसरा जो बेटा क्षेत्र है इसको बेटा हम लोग पढ़ते हैं मैदानी क्षेत्र, क्या बेटा मैदानी क्षेत्र। और जो तीसरा क्षेत्र है इसको दक्षिण का पठारी क्षेत्र, क्या बेटा दक्षिण में पठारी क्षेत्र। इन 3 भागों, इन 3 उपभागों में बांटा गया। अब इन 3 भागों में बांटा गया, एक एक भाग को चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं भंवर का क्षेत्र, जो बेटा प्लेब्लो क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब बेटा तो ये फैला कहां से है, ये ध्यान रखो। ये पश्चिम में सहारनपुर से लेके कहां बेटा, याद रखो बेटा, ये पश्चिम में सहारनपुर से लेके पूर्व में कुशीनगर तक फैला है। कहा बेटा, पूर्व में कुशीनगर तक ये फैला हुआ क्षेत्र है। एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्ट मैप के साथ ही पढ़ते हैं। जब मैप के साथ पढ़ रहे थे तो मैप के साथ ही पढ़ना ज्यादा सही रहेगा। मैप को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देखो बेटा, ये फायदा होता है डिजिटल बोर्ड में होने के कारण कि हम लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, 1 सेकंड और दे दो तो ये सेशन थोड़ा सा और आगे लगा लेते हैं, ताकि यहाँ पर भी हम लोग को काम देगा ही देगा। ओके ठीक है। अब बेटा पहले हम लोग देख रहे हैं कि भंवर का क्षेत्र कहाँ से फैला हुआ है। भंवर का क्षेत्र बेटा क्या है, पूर्व में सहारनपुर से प्रारंभ होता है। पश्चिम की चर्चा करें तो पश्चिम में सहारनपुर से प्रारंभ होता है और पूर्व में लेके ये कुशीनगर तक फैला हुआ है। कहां तक बेटा, ये कुशीनगर तक फैला हुआ है। अब बेटा इस क्षेत्र की सबसे अच्छी खासियत क्या है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी बेटा देखिए इसी के जस्ट ऊपर आप उत्तराखंड देखोगे, यहाँ पे हिमालय था। हिमालय से जब पहाड़ तर निकलेंगे तो सबसे पहले क्या होंगे, यहाँ पे बड़े बड़े कण गिरे होंगे। क्या बेटा, यहाँ पे बड़े बड़े कण गिरे होंगे, इनके कणों का आकार बड़ा होगा। अर्थात क्या है, यह पॉइंट्स जो है यहाँ पे बेटा जो नदियां हैं वो अंतर विलुप्त हो जाएंगे। क्यों होंगी, रीजन बेटा समझो। यह शिवालिक, बेटा यहाँ लिख लो बेटा, यह शिवालिक हिमालय के समांतर स्थित है। शिवालिक हिमालय के समांतर स्थित है। शिवालिक हिमालय के समांतर स्थित है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में बड़े पत्थर, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले पत्थरों का आकार, कुछ पत्थरों का आकार वृहद होता है, पत्थरों का आकार वृहद होता है। साथ ही साथ, अच्छा बेटा बताओ, जब बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं तो नदियां उसके नीचे से होके बहेंगी। इस वजह से यहाँ पे नदियां विलुप्त हो जाती हैं। क्या बेटा, नदियां यहाँ विलुप्त हो जाती हैं, यहाँ पे नदियां दिखाई नहीं देती, नदियां प्रायः विलुप्त रहती हैं। इस वजह से यह क्षेत्र भी कम उपजाऊ हो गया। क्षेत्र क्या रहेगा, क्षेत्र यहाँ का कम उपजाऊ रहेगा। यहाँ पे बेटा यहाँ की जो मृदा है वो कृषि के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है। पॉइंट्स बेटा ध्यान रखो, है क्या बेटा, ये पश्चिम में सहारनपुर से पूर्व में कुशीनगर तक फैला है। हिमालय से निकलने के कारण यहाँ पे बेटा बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। इनमें पत्थरों का आकार अत्यंत बड़ा होता है। जब पत्थरों का आकार बड़ा है
तो नदियां इनके नीचे से होकर बह जाती हैं, जिस वजह से इस क्षेत्र में नदियां विलुप्त प्राय हो जाती हैं। क्या बेटा, नदियां विलुप्त हो जाती हैं जब बेटा नदियां ही नहीं दिखाई दे रही, मिट्टी ही नहीं दिखाई दे रही है, तो यह क्षेत्र कैसा हो जाएगा, यह क्षेत्र अनुपजाऊ हो जाएगा। पश्चिमी सहारनपुर से लेके पूर्व में कुशीनगर तक फैला हुआ है। इसका निर्माण बेटा किनसे हुआ, इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए बड़े कंकड़ व पत्थरों से इसका निर्माण होता है। इसको कहते क्या, ये बेटा हिमालय के जस्ट पहले की लाइन है, इसलिए इसे फुटपाथ ऑफ शिवालिक या शिवालिक श्रेणी के समांतर गिरिपात भी बोला जाता है। जगह बेटा यहाँ पे निर्माण कैसे हुआ, कंकड़ पत्थर से। कृषि के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र है। मुख्य क्षेत्र कौन से, बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, यहाँ पे इन क्षेत्रों में पाया जाता है। फिर इसके बाद भंवर के बाद हम लोग तराई का क्षेत्र चर्चा करते हैं। अभी बेटा हम लोगों ने मैप में ही पढ़ा था, होता क्या था, यहाँ पे बेटा हम लोगों ने देखा पहले बड़े बड़े कंकड़ होंगे, जैसे बड़े बड़े कंकड़ों के किनारे आएंगे तो कंकड़ों का आकार छोटा हो जाएगा। और यहाँ बेटा छोटे होने का मतलब है कि काफी निम्न कंकड़ों का आकार हो जाता है। इतना निम्न कंकड़ों का आकार हो गया कि नदियां अब ऊपर दिखाई देने लगेंगी। तराई का क्षेत्र क्या है, तराई के क्षेत्र में कंकड़ों का आकार अत्यंत महीन हो जाता है। ध्यान दो बेटा, कंकड़ों का आकार यहाँ पे अत्यंत महीन हो जाता है, जिस वजह से नदियां पुनः दिखने लगती हैं। क्या बेटा, नदियां पुनः दिखने लगती हैं। तराई का क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, साथ ही साथ यहाँ पे बेटा नदियां अभी प्रकट हुई हैं, तो यह क्षेत्र क्या होगा, यह क्षेत्र इंसानों के लिए रहने लायक भले नहीं होगा, पर ये फसलों के लिए कुछ हद तक उपयुक्त हो जाता है, फसलों के लिए उपयुक्त हो जाएगा। यहाँ पे अधिकांश भूमि कृषि योग्य मानी जाती है। इस क्षेत्र में मुख्य तौर पे गन्ने की फसल हो गई, धान की खेती हो गई, ये बेटा खास तौर से। अभी देखो बेटा, जब नदियां दिखाई देने लगेंगी तो वहां पे मच्छर पनपेंगे, इस वजह से यहाँ पे बेटा मच्छर, कीटैले, विषैले जीव, जानवर इत्यादि भी रहने लगते हैं। भंवर पहले बेटा क्या रहा, ध्यान से एक बार और रिवीजन करो, रिवीजन में ध्यान देना, रिवीजन भूलना नहीं बिल्कुल भी। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन की चर्चा करें, 3 क्षेत्र, भंवर व तराई का क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र और दक्षिण पठारी क्षेत्र। सबसे उपयुक्त जो है मध्य का मैदानी क्षेत्र है। इसको भी बेटा हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, खादर और बांगर क्षेत्रों में। लेकिन पहले चर्चा करें भंवर और तराई। भंवर और तराई में क्या है, अभी जब हिमालय से बड़े बड़े कंकड़ निकले, उसके बाद बेटा वही कंकड़ों का आकार महीन हो गया। इनका बेटा क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। जब कंकड़ों का आकार बड़ा रहता है तब उसको क्या बोलते हैं, उसको बेटा हम लोग बोलते हैं भंवर का क्षेत्र। भंवर के क्षेत्र में ये पत्थर बड़े होंगे, बड़े पत्थर होने के कारण नदियां उसके नीचे से बहने लगती हैं, जिस वजह से वहां नदियां विलुप्त हो जाती हैं। नदियां विलुप्त होने के साथ ही साथ जब ऊपर पत्थर है तो पत्थरों पर खेती तो कर नहीं पाओगे, इसलिए ये जगह खेती के लिए उपयुक्त नहीं रहती है, अनुपयुक्त हो जाती है। क्षेत्र कौन सा है, सहारनपुर से कुशीनगर का, जिसमें बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी है। कंकड़ पत्थर और कृषि के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र है। इसके बाद जो तराई के क्षेत्र की चर्चा करते हैं, तराई के क्षेत्र में क्या होता है कि बेटा बड़े बड़े कंकड़ तो समाप्त हो गए, अब बेटा छोटे महीन कंकड़ पाए जाते हैं। ये वजह से यहाँ पे नदियां पुनः दिखाई देने लगती हैं। जैसे नदियां दिखाई देने लगी तो जल धरातल पे आ जाएगा, जल धरातल पे आ जाएगा तो जितने भी जीव जानवर हैं, मच्छर वगैरह हैं, ये भी यहाँ पर नपने लगेंगे। साथ ही साथ ये खेती के लिए जगह उपयुक्त हो जाएगी। जब बेटा कर्ण महीन तो ये क्षेत्र क्या नमी युक्त व दलदली क्षेत्र बन जाएगा। कहाँ पे, साउथ ऑफ भांवर एवं पैरेलल स्ट्रिप है, ये जो भांवर के जस्ट बराबर एवं उसके पैरेलल में ही स्ट्रिप फैली रहती है। दलदली क्षेत्र हो गया, गन्ना और धान के लिए ये उपयुक्त क्षेत्र है। फिर इसके बाद बेटा हम लोग चर्चा करते हैं दोनों को कंपैरिजन के बारे में। क्या बेटा, भांवर क्षेत्र में खेती हो सकती है, भांवर क्षेत्र में देखो बेटा बड़े बड़े कंकड़ पाए जाएंगे तो खेती कैसे हो जाएगी। तराई के क्षेत्र में कंकड़ों का आकार महीन होगा, यहाँ पे खेती उपयुक्त होगी। ठीक है, यहाँ के बेटा जब बेटा नदियां ही नहीं दिख रही हैं तो जो ऊपरी सतह रहेगी वो इसकी सूखी हुई होगी, और वहीं तराई का क्षेत्र क्या होगा, तराई का क्षेत्र गीला रहेगा। इस बारे में बेटा देख लेना किस तरह से होता है। फिर बेटा हम लोग चर्चा करते हैं मध्य के मैदानी भाग के बारे में। अच्छा, जैसे ही गंगा का नदियों का समांतर, ये देखो बेटा ये उत्तर प्रदेश के एक भंवर का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र, इसके पैरेलल में जब नदियां बह रही होती तो ये अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र रहता है। और यहाँ पे बेटा क्या रहता है, यहाँ पे समझने के लिए हम लोगों ने अभी एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। नदियां अगर किसी ऊंचले स्थान से बह रही हैं, जस्ट बेटा एग्जांपल देख रहे हैं, नदियां अगर किसी एक क्षेत्र पे लगातार वर्षों तक बहते जा रही, मान लेते हैं 100 सालों तक बह रही, 200 सालों तक बह रही है, तो ये अपने साथ जितने भी अवक्षेप लेके आएंगे वो सारे अवक्षेप यहाँ पे गिराती जा रही होंगी 100 सालों तक, 200 सालों तक गिराती रही। तो अवक्षेपों के कारण यहाँ की जो मृदा होगी, यहाँ की जो मिट्टी होगी वो कुछ हद तक उभर जाएगी कुछ स्तर पर। जैसे मान लो
कि आप ही एक जगह पे लगातार धूल गिराते रहते, वो जगह थोड़ी ऊंची हो जाएगी ना, तो नदियां क्या करेंगे, नदियां 100 साल 200 सालों तक उसी रास्ते बहेंगे, लेकिन फिर जैसे ही जगह ऊंची हो जाएगी तो नदियां अपना मार्ग थोड़ा सा विचलित कर लेंगी और वो किसी बगल के क्षेत्र से बहने लगेंगी। और जैसे ही ये बगल वाले क्षेत्र से बहने लगेंगी, वैसे ही अब जो नई उपजाऊ क्षेत्र रहेगी वो उपजाऊ क्षेत्र ये बनेगा। ये तो बेटा पुरानी क्षेत्र हो गई, यहाँ पे पुरानी मृदा हो गई। अब इसी तरह से यहाँ पे खादर और बांगर का निर्माण होगा कि खादर मृदा क्या है और बांगर मृदा क्या है। मतलब नदियों का बहाव लगातार जिस क्रम में जिस जगह से हो रहा है, उसी आधार पर खादर और बांगर दोनों तरह की मृदा के बारे में चर्चा होती है। अब बेटा गंगा के मध्य उपजाऊ मैदान की चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को इस क्षेत्र को समझना पड़ेगा। देखो पहले कह रहा, गंगा नदी का बहाव प्रारंभ हुआ और ये बहाव लगातार 100 साल या 200 सालों तक चलता रहा। गंगा नदी ने जो भी अपने अवक्षेप लाए वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे गिराती रही। नदी जहां से भी बह के जाएगी अपने साथ लाए गए कणों को वहां पे गिराती जाएगी। अब गिराने की वजह से उसकी जगह का थोड़ा थोड़ा जगह उभरती जाएगी। अब इस बारे को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। यहाँ की मृदा को क्या बोलते हैं, यहाँ की मृदा को हम लोग बेटा जलोढ़ मृदा कहते हैं। याद करने के लिए सबसे छोटा सा तरीका है कि जल को ओढ़ लिया। इस तरह से अगर याद हो जाए तो याद आसानी से हो जाएगा। जैसे जल को ओढ़ लेंगे तो वो क्षेत्र क्या बन जाएगी, जलोढ़ मृदा के बारे में। क्षेत्र बेटा उपजाऊ होता है, इस वजह से इसको दोआब का क्षेत्र कहते हैं। ये बेटा किसके लिए, चावल के लिए, खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब इसको भी बेटा दो भागों में बांट दिया गया, एक बेटा खादर और बांगर क्षेत्रों में। जो खादर क्षेत्र है, खादर और बांगर क्षेत्र में, खादर क्षेत्र को हम लोग बेटा नवीन जलोढ़ मृदा बोलते हैं। क्या बेटा, इसको और याद रखना, खादर क्षेत्र को हम लोग नवीन जलोढ़ मृदा और जो बांगर क्षेत्र है इसको हम लोग पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से जानेंगे। सिर्फ बेटा ये कहने के लिए नाम है, नाम कहने से याद हो जाएगी। खादर मृदा क्या है, नवीन जलोढ़, बांगर क्या है, पुरानी जलोढ़ मृदा। अब पुरानी और नवीन के बारे में तो डिफरेंस कंफर्म हो गया ना, कि नदियां जैसे ही पहले जिन क्षेत्रों से बह रही थी, लेकिन अब नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया है। नदियां पहले जहां से बह रही थी उन्हें बेटा पुरानी जलोढ़ कहते हैं, जहां पे नई बहने लगी उन्हें बेटा नवीन जलोढ़ कहेंगे। अब पुरानी जलोढ़ मृदा की क्या, देखो दोनों की उपजाऊ क्षमता की चर्चा करें तो दोनों अन्य मृदाओं की अपेक्षा में उपजाऊ हैं, परंतु जब दोनों में आपस में कंपेयर करेंगे, पुरानी जलोढ़ मृदा में पहले बाढ़ आया करती थी लेकिन अब नहीं आ रही है, अर्थात इसकी उपजाऊ क्षमता पहले तो अत्यधिक थी, अब धीरे धीरे इसकी उपजाऊ क्षमता में कमी आती जा रही है। नवीन जलोढ़ मृदा क्या है, जहां पे नदियां अब प्रवाहित हो रही हैं, जिस वजह से यहां पे वर्तमान समय में बाढ़ का पानी आता है, इस वजह से वर्तमान समय में उपजाऊ हैं। ठीक है, पॉइंट्स बेटा ध्यान रखना। खादर मृदा क्या है, नदी के पास का क्षेत्र है जहां पे बाढ़ प्रतिवर्ष आती रहती है और हर वर्ष बाढ़ आने के कारण यह क्षेत्र नवीन मृदा के नवीन अवक्षेपों के कारण ये अत्यंत उपजाऊ होती है। पुरानी जलोढ़ में यहाँ 100-200 साल पहले बाढ़ आती थी, अब बाढ़ नहीं आती है, अब नदियां यहां से नहीं प्रवाहित होती, इसलिए इनका उपजाऊ क्षमता लगातार ह्रास होता जा रहा है। ये बेटा दोनों पॉइंट्स याद रखना। अब चर्चा करते हैं दक्षिण के पठारी भाग के बारे में। अच्छा, जो दक्षिण का पठारी भाग है इसे हम बुंदेलखंड का पठार के नाम से जानते हैं। है क्या बेटा, ये मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड के पठार है इसका निचला क्षेत्र है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले मध्य प्रदेश पठार का दक्षिणी भाग कौन सा है, तो उत्तरी भाग कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का दक्षिण। बेटा ध्यान रखो, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के पठार का उत्तरी क्षेत्र जो निम्नतम क्षेत्र है वो बेटा उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठार है, और यहां से ये पठार प्रारंभ करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के बिहार पे चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में इसकी ऊंचाई लगभग कहीं कहीं 300 मीटर तक पाई जाती है, और कुछ कुछ क्षेत्रों में जैसे कैमूर और सोनार में इसकी ऊंचाई बेटा 600 मीटर तक भी देखने को मिली है। बेटा दक्षिणी पठार की सबसे अच्छी बात है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, साथ ही साथ इसके जो क्षेत्र हैं, यहां से बेटा केवल क्षेत्र से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए बहुत बार, तो क्षेत्र से संबंधित प्रश्न याद रखना। कहां कहां पे ये पाया जाएगा, ये बेटा पाया जाता है मिर्जापुर क्षेत्रों में, सोनभद्र स्थानों में, साथ ही कैमूर और जोनकर के जो पठार है वहां पे बेटा 600 मीटर तक के क्षेत्र बेटा ध्यान रखो। ये बेटा हो गया आपका ललितपुर का क्षेत्र है। ललितपुर का क्षेत्र किसमें, दक्षिण के पठारी भागों में। झांसी का क्षेत्र हो गया, जालौन यहाँ पे संबंधित हो गया, जालौन के साथ बेटा हमीरपुर हो गया, हमीरपुर में बेटा महोबा, बांदा, चित्रकूट और इलाहाबाद। इलाहाबाद में संपूर्ण इलाहाबाद में नहीं, इलाहाबाद का केवल दक्षिणी भाग एवं वाराणसी के चकिया तहसील में। बेटा लिख लेते हैं, लिखने से याद हो जाएगा आपको भी। बेटा कौन कौन से क्षेत्र रहेंगे यहाँ पे, बेटा एक रहेगा ललितपुर हो गया अपना, झांसी हो गया, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर। हमीरपुर के बाद बेटा याद रखना महोबा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, बांदा, चित्रकूट, और चित्रकूट के बाद जैसे हम लोग चलेंगे इलाहाबाद में
तो बेटा संपूर्ण इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद में जो गंगा नदी का समतल क्षेत्र है यहाँ पे, साथ ही साथ वाराणसी के चकिया तहसील, ये बेटा पॉइंट्स बस याद रखना, वाराणसी का चकिया तहसील। कई बार बेटा क्वेश्चन केवल वाराणसी से ही पूछ लेता है, दक्षिणी पठार का प्रारंभ वाराणसी के चकिया तहसील में भी है, इस बात को ध्यान रखना। अब बेटा हम लोगों ने आज के सेशन में क्या क्या चर्चा की, आज के सेशन में हम लोगों ने चर्चा की नदियों के बारे में, मृदा के बारे में, साथ ही साथ वो खेती के लिए कहां कहां पे प्रयुक्त है। एक बार बड़ा छोटा सा रिवीजन देखते हैं, रिवीजन किस तरह से, जब उत्तर प्रदेश को चर्चा करते हैं तो जब तक उत्तराखंड हमारे पास था तो हमारे पास विभाजन करने के पॉइंट्स थे। उत्तराखंड के समाप्त होते ही हम लोगों ने भंवर व तराई का एक नया क्षेत्र बनाया, साथ ही साथ गंगा के मध्य मैदानी भागों में नदियों का प्रवाह किस तरह से होता है, उस आधार पर खादर और बांगर मृदा में बांटा। खादर मृदा क्या है, खादर मृदा को नवीन मृदा के बारे में, बांगर मृदा के बारे में, पुरानी जलोढ़ मृदा के बारे में। अच्छा, खादर और बांगर में कभी कभी नाम को लेके कंफ्यूजन होता है, तो बेटा एक आप लोगों ने एग्जाम वो क्या एडवर्टाइज सुना होगा, बोंगर सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा, मतलब ये पुराना था, ये सस्ता नहीं है। यहां से याद रखना, बांगर जहां पे है वो बेटा क्या है, पुरानी जलोढ़ मृदा है, याद करने के लिए बस। खादर क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा। अच्छा, ये नवीन जलोढ़ पुरानी जलोढ़ क्या है, नदियों का प्रवाह लगातार 200 साल 300 साल 500 सालों तक एक स्थान पे हो रहा था। अब नदियां अपने साथ लेके आती हैं पत्थरों के टुकड़े, महीन बारीक पिसे हुए कंकड़ पत्थर, जिस वजह से उस क्षेत्र की मृदा लगातार ऊंची होती गई। जैसे ऊंची होती गई तो बेटा होगा क्या, जल सदा निचले भागों में प्रवाहित होता है। तो जब तक ये क्षेत्र नीचा था तब तक यहाँ प्रवाहित हो रही थी। जैसे ये पार्ट ऊंचा होता है, नदियां अपना प्रवाह का मार्ग बदल लेती हैं। जब अपने मार्ग बदल लेंगी तो नए मार्ग पे जाएंगी, जो नए मार्ग पे जा रही होंगी उन्हें बेटा बोलते हैं खादर मृदा। खादर मृदा क्या है, ये बेटा नवीन जलोढ़ मृदा है। नवीन मृदा के कारण लगातार बाढ़ आ रही, जिस वजह से ये अभी उपजाऊ है, पहले बेटा बांगर मृदा उपजाऊ थी। भंवर और तराई में क्या डिफरेंस था, भंवर मैदानों में क्या है, नदियां जैसे हिमालय से निकलती हैं तो हिमालय से निकलते हिमालय के बड़े बड़े कंकड़ रहते हैं, तो जहां पे बेटा बड़े कंकड़ रहेंगे वहां पे नदियां क्या है, कंकड़ों के नीचे से बहने लगती हैं। अब बेटा इसके लिए एक एग्जांपल भी आप तय कर सकते हैं, कैसे कि आप छत पे खड़े हुए, एक बाल्टी भर के पानी रखिए, उसी बाल्टी में कुछ बड़े कंकड़, कुछ छोटे कंकड़, कुछ उससे छोटे कंकड़ रख लेना, और जब आप फेंकेंगे तो होगा क्या, ग्रेविटी के कारण बड़े कंकड़ पहले रुक जाएंगे, उसके बाद बेटा उससे छोटे कंकड़, और उसके बाद धीरे धीरे महीन कंकड़ रुकते जाएंगे। तो जहां पे ये बड़े कंकड़ रुक रहे हैं इस क्षेत्र को बेटा भंवर का क्षेत्र बोलते हैं, उससे महीन कंकड़ जहां रुकेंगे उससे बेटा तराई का क्षेत्र बोलेंगे। और जब उसके बाद नदियों का प्रवाह नदियों भूमि के ऊंचे और नीचे होने की वजह से होता है, जो नए क्षेत्र हैं उसको बेटा हम लोग बोलेंगे खादर क्षेत्र, जो पुराने क्षेत्र रहेंगे उससे हम लोग बोलेंगे बांगर क्षेत्र। ये बेटा कुल नदियों का प्रवाह सिस्टम रहा। फिर हम लोगों ने चर्चा की दक्षिण के पठारी भागों के बारे में। दक्षिण का पठारी भाग क्या है, उत्तर प्रदेश में दक्षिण जो पठारी भाग है वो बुंदेलखंड के पठार का एक हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई के बारे में, साथ ही साथ इससे संबंधित क्षेत्र के बारे में। आज का सेशन यहीं पर रखेंगे। आप लोगों के लिए छोटा सा रिवीजन पॉइंट्स बेटा ध्यान रखना कि निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ये बेटा की फैक्टर की तरह। और हाँ, लास्ट में ये कुछ प्रश्न है जिनके जवाब आप दीजिएगा, साथ ही साथ इसकी कंप्लीट लिस्ट 50 क्वेश्चन की लिस्ट आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम्स बड़ी पे मिल जाएगी। तो वहां जाके सबसे पहले इसकी बेटा क्विज दे दीजिए, क्योंकि क्विज देने से ये रहेगा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस सेशन संबंधी जितने भी प्रश्न है वो सारे प्रश्न हम लोग कवर कर लेंगे। और फिर क्या करते हैं, पीडीएफ नोट चाहिए तो एप्लीकेशन जिंदाबाद। तब तक के लिए मिलते हैं इस सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।